Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. अपने पिछले लेक्चर में हमने आई के बारे में पढ़ा था कि आई के जो डिफरेंट पार्ट्स, उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है और वो डिफरेंट पार्ट्स मिलके किस तरह से हमारी जो विजुअल सेंसेशन है उसको पॉसिबल बनाते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारी ऑडिटरी सेंसेशन, और उसके लिए हमारा जो सेंस ऑर्गन है वो है ईयर। ऑडिटरी सेंसेशन यानी सुनने की सेंसेशन। तो जिस तरह हमने बात की थी कि जो विजुअल सेंसेशन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एनवायरनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंसेशन है जिसके से हम एनवायरनमेंट के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लेते हैं वो हमारी ऑडिटरी सेंसेशन या सुनने की हिस्स है। और इसका जो सेंस ऑर्गन है वो ईयर है। तो आज हम ईयर का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन, उसके डिफरेंट पार्ट्स के जो फंक्शंस हैं उनको स्टडी करेंगे। फिर हम ये देखते हैं कि जो ईयर है सेंस ऑर्गन है और इसके लिए जो स्टिमुलस का काम करती हैं वो साउंड वेव्स। जो साउंड वेव्स हैं वो उसके लिए हमने वीएन के लिए पढ़ा था कि जो लाइट वेव्स हैं स्टिमुलस का काम करती हैं, और ऑडिटरी सेंसेशन के लिए जो साउंड वेव्स हैं वो काम करती हैं स्टिमुलस का। कि जब आवाज़ की लहरें हवा में मूव कर रही होती हैं या हवा में हरकत कर रही होती हैं वाइब्रेशंस की सूरत में, तो हम जो है वो आवाज़ों को सुनते हैं। इसको जो लहरें हैं वो, अगर लहरों से आपके जहन में ये चीज़ आती है, ये देखें ये लहरें इस तरह से ट्रेवल कर रही होती हैं। जो इन लहरों का ऊपर वाला हिस्सा है उसको कहते हैं क्रेस्ट, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको कहते हैं ट्रॉफ। तो ये जब क्रेस्ट और ट्रॉफ, एक क्रेस्ट और एक ट्रॉफ मिलके एक साइकिल बनाता है। अब ये इन साइकिल्स की जितनी अमाउंट होती है उसके मुताबिक हम आवाज़ों को सुनते हैं। तो एक क्रेस्ट एंड ट्रॉफ एक मिलके जो है वो एक साइकिल बनाता है, और जो किसी भी आवाज़ के लिए ईयर के लिए आवाज़ को डिटेक्ट करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि नंबर ऑफ साइकिल्स, आपके जो क्रेस्ट एंड ट्रॉफ के नंबर ऑफ साइकिल्स हैं वो एक सेकंड में कितने हैं, साइकिल्स पर सेकंड। तो जो ह्यूमन ईयर है जो कि कितनी आवाज़ों को डिटेक्ट कर सकता है, वो आवाज़ें या वो वाइब्रेशन जिनकी फ्रीक्वेंसी 30 साइकिल्स पर सेकंड से लेके 20,000 पर साइकिल पर सेकंड। तो ये हम इस फ्रीक्वेंसी, इस रेंज की जो फ्रीक्वेंसी है उसको ह्यूमन ईयर जो है वो डिटेक्ट कर सकता है। तो जब किसी भी चीज़ की मदद से वाइब्रेशन होती है, चाहे हवा चल रही हो, चाहे जो है वो आप किसी चीज़ के ऊपर हिट करते हैं, या कोई भी को बोल रहा होता है तो क्या होता है, या आपने एक तार बहुत ज़ोर से खींची हुई है और उसको आप एकदम छोड़ते हैं तो क्या होता है कि एक वाइब्रेशन पैदा होती है। अब ये वाइब्रेशन जो है इसकी वजह से जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आगे और पीछे को ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है फिर वो अपने जो इर्द गिर्द के जो मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पे ट्रांसफ़र होती है, और फिर ये जो इस ट्रांसफ़र की वजह से ये जो आवाज़ें या वाइब्रेशंस आ रही होती हैं ये फिर वेव्स की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। और इन वेव्स की सूरत में फिर जो है जो साउंड वो ट्रैवल करती है एयर के अंदर। एयर के बगैर जो साउंड वेव्स हैं वो ट्रैवल नहीं कर सकती और आप आवाज़ों को नहीं सुन सकते। तो इसलिए एयर जो है वो एक मीडियम है जो कि हवा की आवाज़ की लहरों के लिए, इसलिए आप अ, हवा आवाज़ को आप खला में नहीं सुन सकते। तो जब तक हवा नहीं होगी उसमें आवाज़ की लहरें जो हैं वो ट्रैवल नहीं करेंगी, तब तक आप जो है वो आवाज़ों को नहीं सुन सकते। अच्छा, आप इसकी मिसाल इस तरह से दी जाती है कि जैसे आपने कभी देखा होगा कि खेतों में अगर कभी आपका जाने का हुआ हो, या कभी आपने यूट्यूब पे देखा हो कि खेत में जब गंदम पकी होती है या कोई भी फसल पकी होती है वो खड़ी हुई, उसकी उसके जो सिट्टे या उसकी जो बालियाँ हैं वो जब हवा से हिलती हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे एक लहर सी आगे जा रही है।
वो जो सिट्टे हैं या वो जो बालियां हैं वो अपनी जगह पे मौजूद होती हैं, लेकिन वो एक जो लुक आ रही होती है या जो हमारा परसेप्शन होता है, हमें ऐसे लगता है कि एक लहर सी है जो गुजर रही है। तो इस बिल्कुल उसी तरह हवा जो है आवाज़ की लहरों को लेके गुजरती है, और फिर इस तरह आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है। और ये फ्रीक्वेंसी भी मैंने आपको बता दी कि 32 to 20,000 साइकिल्स पर सेकंड की जो फ्रीक्वेंसी है, ये इस आवाज़ को ह्यूमन ईयर जो है वो डिटेक्ट कर सकता है। अच्छा, आवाज़ सुनने के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट काम जो कान करता है वो है मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस। इसके अंदर एक ऐसा पार्ट होता है जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे कि वो आपके जिस्म की तवाज़ुन को या बैलेंस को कायम रखता है। तो ये दो, कान पे कभी चोट लगे या कभी कान पे आप किसी को थप्पड़ मारे तो एकदम ऐसा लगता है कि इंसान घूमने लग गया है, तो उसकी वजह यही है कि वो बैलेंस जो है वो ख़राब हो जाता है। तो अब हम ये है कि कान का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ये आई के मुकाबले में काफ़ी जो है वो सिंपल और जो है आसान सा। इसके तीन हिस्से, अगर हम इस पहले सबसे बात करते हैं स्ट्रक्चर की। इसमें भी जो उसी आंख की तरह एक आउटर ईयर है। आंख की भी तीन लेयर्स थी, इसकी भी तीन लेयर्स हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। और आंख की तरह इसके भी जो बाहर वाले दोनों हिस्से हैं, आउटर और मिडल, वो क्या काम कर रहे हैं? वो आवाज की लहरों को इकट्ठा कर रहे हैं और उसके साथ साथ कान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और जो असल जो हियरिंग का काम है, जो रिसेप्टर हैं, ऑडिटरी रिसेप्टर्स, वो इनर ईयर के अंदर सबसे अंदरूनी जो कान है उसके अंदर मौजूद होते हैं। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आउटर ईयर। ये डायाग्राम में अगर आप देखें तो इसमें कलर्स की मदद से हर चीज जो है वो अलग की हुई है। ये जो इतना हिस्सा है ये कान का, ये देखें, ये उन्होंने बताया हुआ है, ये आउटर ईयर है। अब आउटर ईयर में सबसे पहले ये वो वाला हिस्सा है कान का जो हमें बाहर से नजर आ रहा है। इस हिस्से को हम जो इसका इस हिस्से को जो नाम दिया जाता है वो नाम दिया जाता है पिन्ना का। पिन्ना जो है वो एक सब कान का जो सबसे मेन हिस्सा जो हमें नजर आ रहा है। और ये इसकी जो शक्ल है आप देख रहे हैं, कर्व्ड है, कर्व्ड भी है और उसके साथ साथ ट्विस्टेड भी है। और ये इसकी वजह क्या है कि कन्वोल्यूटेड क्यों होता है, ट्विस्टेड क्यों होता है? क्यों? ताकि इसका पर्पस ये है कि जो डर्ट है या जो जर्म्स हैं या पानी है या कोई भी ऐसी कोई भी आउटर स्टिमुलस, एक्सटर्नल स्टिमुलस है, उससे कान को प्रोटेक्ट किया जा सके। क्योंकि एक अगर सीधी सी इसकी शेप होती तो डर्ट और जर्म्स वगैरह, पानी, हर चीज जो है वो अंदर चली जाती। तो चूंकि इसकी इस तरह से शक्ल बनी हुई है, अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाई है, तो ये जो है वो इन चीज़ों को रोकता है। और दूसरे नंबर पे ये क्या करता है कि आपने देखा होगा, आपने एक फनल देखी होगी जिसको हम उर्दू में कीफ कहते हैं, कि जब आपने किसी तंग मुंह वाली बोतल में कोई चीज़ उंडेलनी हो तो आप वो कीफ या फनल उसके ऊपर रखते हैं और उसके अंदर जग से या किसी भी चीज़ से जब आप पानी डालते हैं तो बहुत आसानी के साथ पानी उसके अंदर पोर हो जाता है। तो इसकी भी शक्ल जो है वो फनल की तरह की होती है, ताकि ये मैक्सिमम जो साउंड वेव्स हैं उनको गैदर कर सके और उनको कान के अंदर वाले हिस्से तक पहुंचा सके ताकि हम आवाज़ को सुन सके। तो मैक्सिमम साउंड वेव्स को इकट्ठा करने के लिए अल्लाह ताला ने इसकी ये शक्ल जो है वो इस तरह से बनाई हुई है। ये देखें, ये इस तरह से, जैसे आप आपने किसी तंग मुंह वाली चीज़ में जब कोई चीज़ पोर करनी हो तो उसके लिए हम ये फनल यूज़ करते हैं। तो बिल्कुल जो कान का जो पिन्ना है ना, जो हमारा ये बाहर वाला हिस्सा है, ये वाला, ये बिल्कुल एक फनल की तरह काम कर रहा है कि मैक्सिमम साउंड वेव्स को इकट्ठा कर रहा है और उसके बाद उनको जो है वो आगे पहुंचा रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है इसके अंदर जो दूसरा हिस्सा आता है आउटर ईयर के अंदर ही, ये यहाँ से हम देखते हैं, ये ईयर कैनाल, यानी जिसको हम कान की नाली कहते हैं, ये भी जो आउटर ईयर है इसके अंदर आती है। ये तकरीबन 1.5 इंच समझ लें इसकी जो लेंथ है ना इस ट्यूब की या कैनाल की, इसको हम कहते हैं ऑडिटरी कैनाल या ईयर कैनाल। इसको
हम कहेंगे ऑडिटरी या ईयर कैनाल। और इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 1.5 इंच इसकी लेंथ है। और ये क्या करती है, इसके अंदर एक सॉफ्ट सा एक सब्सटेंस होता है या एक मादा सा होता है, एक यहाँ पे गीला गीला सा नरम सा यहाँ पे इसके अंदर ना, तो उसको जिसको हम कहते हैं ईयर वैक्स। अब ईयर वैक्स का काम भी आपको पता है कि ईयर वैक्स क्या करती है, कि ईयर वैक्स जो है वो आपने आपने देखा होगा ना, कान में से जो भी, जिसको हम कान का मैल कहते हैं, जब वो निकलती है तो वो बड़ी स्टिकी सी और बड़ी चिपकने वाली होती है। और इसकी वजह क्या है, ताकि वो एक तो वो कान को वेट रखती है, ठीक है, और दूसरा जो है वो कोई भी जो एक्सटर्नल पार्टिकल जो है, डर्ट पार्टिकल या कोई भी ऐसी चीज, कोई कीड़ा पतंगा, कोई मच्छर, कोई ऐसी चीज जो है, उससे उनको रोकती है। उनको स्टॉप कर देती है फ्रॉम एंटरिंग द ईयर। तो ये भी प्रोटेक्शन का काम कर रही है। इसके अलावा इसके अंदर वैक्स के अलावा एक और चीज इसके अंदर मौजूद होती है, जिसको हम कहते हैं, जो जो कि कान के छोटे छोटे बाल होते हैं, टाइनी हेयर। और इनका भी यही मकसद है कि कोई किसी भी किस्म का एक्सटर्नल पार्टिकल जो है वो कान के अंदर ना जाए, सिर्फ जो साउंड वेव्स हैं उनको अंदर जाने दिया जाए। तो ये जो दोनों हिस्से हैं ये कान की प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ साउंड वेव्स को अंदर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद जो अगला हिस्सा आ जाता है कान का, वो है मिडल ईयर। नंबर 2 पे मिडल ईयर, कि कान का जो दरमियान वाला हिस्सा है वो क्या है और वो क्या काम करता है। एक चीज हमारी मिस हो गई, हम दोबारा उस पर जाते हैं। हमारा जो एक और हिस्सा जो के आउटर ईयर के अंदर मौजूद है वो है ईयर ड्रम। ये देखें, ये यहाँ पे ये वाला, ये जो ईयर ड्रम है जिसको हम कान का पर्दा कहते हैं, ये आपको तस्वीर में ये नजर आ रहा है। तो ये ईयर ड्रम जो है ये भी जो है आउटर ईयर का ही एक हिस्सा है। ये एक बारीक सी झिल्ली होती है जिस कान का पर्दा। और हमें जब कान की प्रोटेक्शन के लिए भी हमें बचपन से ये बताया जाता है कि कान के अंदर आपने कोई नोकदार जो चीज़ है वो नहीं घुसानी, या कोई किसी किस्म की ऐसी पिन या कोई पेंसिल वगैरह। क्यों? क्योंकि ये झिल्ली या मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। और इसकी इतने सेंसिटिव और इतने नाजुक होने की वजह ये है कि जब साउंड वेव्स वाइब्रेशन की सूरत में आती हैं, आके यहाँ पे ईयर ड्रम पे जो है वो वाइब्रेट करती हैं, और वहाँ से फिर जो है वो उन लहरों को कान इकट्ठा करता है, जो मिडल ईयर है वो इकट्ठा करता है और आगे इनर ईयर तक पहुँचाता है। तो ये जो इसकी वाइब्रेशन है वो बेसिकली वो जो है आगे कान के अंदर लहरों को लेके जाती है। और इसकी जो थिकनेस है वो एक ऑर्डिनरी पेंसिल की तरह इसकी थिकनेस जो है वो बताई जाती है। अब हम देखते हैं कि जो मिडल ईयर है दूसरा हिस्सा, तो अब हमें पता चल गया कि इसका जो आउटर ईयर था, एक दफ़ा मैं दोबारा बता दूं कि उसके 3 हिस्से हैं। एक पिन्ना, या जिसको ईयर ईयर लोब इन्होंने कहा, आपके सिलेबस में इसका नाम पिन्ना है। दूसरी ऑडिटरी कैनाल या ईयर कैनाल, और तीसरा ईयर ड्रम। ये तीनों हिस्से आउटर ईयर के हैं। और अब हम आते हैं मिडल ईयर की तरफ। मिडल ईयर जो है वो आउटर ईयर और इनर ईयर के दरमियान एक, ये देखेंगे जो कैविटी सी है या ये एक पूरा हिस्सा है, ये इसको हम मिडल ईयर कहते हैं। और इस मिडल ईयर के अंदर ये जो ईयर ड्रम है ये इसके अंदर शामिल नहीं है, ये आउटर ईयर का पार्ट है, और उसके आगे वाला हिस्सा इनर ईयर का। ये एक कैविटी सी है बेसिकली। और इसको हम ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आवाज़ की जो लहरें हैं या साउंड वेव्स हैं, उनको आउटर ईयर से, जब आउटर ईयर का क्या काम है, कलेक्ट करना, तो उसको हम कलेक्टर कहते हैं। कि उसने साउंड वेव्स को इकट्ठा किया, उसके साथ साथ उसने कान के प्रोटेक्शन का काम करना है, साथ साथ कलेक्शन का काम करना है। और मिडल ईयर ने फिर आउटर ईयर से साउंड वेव्स लेनी है, वाइब्रेशंस लेनी है, और उसको ट्रांसफॉर्म करके इनर ईयर तक जो है वो ट्रांसफ़र कर देना है। तो इसलिए इसको ट्रांसफार्मर कहा जाता है। और इसके अंदर जो है वो तीन जो बेसिक चीज़ें हैं, वो ये 3 हड्डियां हैं जिसको ओसिकल्स कहा जाता है।
ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है या एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि ओसिकल्स क्या है। तो ओसिकल्स बेसिकली 3 बोन्स हैं जो कि मिडल ईयर के अंदर मौजूद होती हैं। अब ये 3 बोन्स कौन कौन सी हैं, नंबर 1 पे आ जाती है, ये देखें मैलियस। अच्छा, इनको मैं आपको अलग से भी इनकी शक्लें दिखाती हूँ। ये मैलियस जो है ना, ये हैमर की शक्ल की होती है, तो इसलिए इसको आम जबान में या लेमैन लैंग्वेज में हैमर बोन भी कहा जाता है। दूसरी जो होती है वो इनकस, इसको इसकी शक्ल की वजह से एनविल बोन कहा जाता है। ये शक्लें मैं आपको अभी इनकी दिखाती हूँ। और नंबर 3 पे स्टेप्स, इसको इसकी शक्ल की वजह से स्टिरअप बोन कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी शक्लें हैं जिसकी वजह से इनके ये नाम इस तरह से रखे गए हैं। अच्छा, ये देखिए, ये आप मैंने अलग से इसकी जो है ना वो शेप्स निकाली है। ये देखिए, ये ईयर ड्रम है, इसके आगे ये मैलियस है। मैलियस को हैमर बोन कहते हैं। देखिए इसकी शक्ल हथौड़े की तरह है। हथौड़े की शक्ल दिखाने की तो आपको जरूरत नहीं है। जो दूसरी है वो इनकस है, जिसको एनविल बोन कहा जाता है। एनविल ये एक हथियार होता है, ये औजार है जिसके ऊपर रख के जो मोची है या कोई भी लोग जो है वो यहाँ पे इससे चीज़ें बना रहे होते हैं। आपने कभी देखा होगा, मोची भी अगर जूता शू को गांठ रहा होता है ना, वो जोड़ रहा होता है, तो इस चीज़ को यूज़ करता है। तो इसकी चूंकि शक्ल इस तरह की है, तो इसको याद करने के लिए इसको एनविल बोन कहा जाता है। और तीसरी ये देखें, ये स्टेप्स है, ये बिल्कुल उस तरह की है जिस तरह से ये स्टीरअप घोड़े की, जिसको हम रकाब कहते हैं, जिसमें बैठता है जब हॉर्स राइडर बैठता है और इसके अंदर अपना पाँव रखता है। तो ये देखें, ये बिल्कुल जो है ना वो उसकी शक्ल की है स्टीरअप को। तो इस स्टेप्स, तो इसलिए ये इसको जो है वो, ये देखें बिल्कुल, और ये इस तरह। तो ये चूंकि इनकी शक्लें इस तरह की हैं, तो इनकी शक्लों की वजह से याद रखने के लिए इनको हैमर और एनविल और स्टिरअप बोन कहा जाता है। तो इससे ये है कि आपको याद रहेगा। ये मैंने आपको दिखा भी इसीलिए दिया कि ये जो हड्डियां हैं इनका काम क्या है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि ये जो हम अपनी वापस अपनी तस्वीर पे चलते हैं, डायग्राम पे। ये देखिए, ये जो हैमर बोन है या मेलियस है, ये ईयर ड्रम के साथ जुड़ी हुई है, और आगे से एक पिछली तरफ से, और अगली तरफ से ये जुड़ी हुई है इनकस या एनविल बोन के साथ। उसके साथ जो एनविल बोन है वो आगे से स्टेप्स के साथ जुड़ी हुई है। तो ये तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं। इधर से जब पिन्ना से साउंड वेव्स उसने कलेक्ट की और ईयर कैनाल के जरिए ईयर ड्रम पे आके वाइब्रेशन हुई, तो पहले मेलियस जो है वो हिलती है, वाइब्रेट करती है, उसके बाद इनकस, और उसके बाद स्टेप्स। यानी वाइब्रेशन यहाँ पिन्ना से शुरू हुई और ये चलते 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 उसने जाके ये ओसिकल्स को या इन तीनों बोन्स को जो है वो उसने वाइब्रेट कर दिया। उसके बाद देखते हैं कि अब इसके बाद क्या होगा। अब जो है वो साउंड वेव्स आगे कहाँ जाएंगी। मिडल ईयर के अंदर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो हमें पार्ट देखने में मिलता है वो है यूस्टेशियन ट्यूब। ये यूस्टेकियन ट्यूब जो है, ये बेसिकली ये क्या करती है, ये मिडल ईयर से एक्सटेंड करके तो जा रही होती है थ्रोट की तरफ। और इसका काम क्या है कि जब ऐसा होता है, हमने भी पढ़ा ना कि यहाँ से साउंड वेव जो है वो पिन्ना के जरिए आती हैं और आके ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती हैं, और उसके बाद ये जो ओसिकल्स हैं इनके अंदर वाइब्रेशन पैदा करती है। तो अगर बहुत ज़्यादा लाउड अगर आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ आ रही है, तो जाहिर है उसके जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो लाउड है, यानी उसके अंदर साइकिल्स ज़्यादा हैं, तो साइकिल्स पर सेकेंड। तो उसकी वजह से क्या है कि ईयर ड्रम के डैमेज होने का खतरा है। आपको याद होगा, हमने आंख में पढ़ा था कि जब रोशनी की शुआएं बहुत तेज हो जाती हैं, तो जो आयरस है वो फैल के तो पुतली को सफेद देता है। बिल्कुल इसी तरह यूस्टेशियन ट्यूब भी प्रोटेक्शन का काम करती है। वो क्या करती है कि जब एयर ड्रम के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, साउंड वेव्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज है, तो ये यूस्टेशियन ट्यूब का एक हिस्सा इधर से थ्रोट के साथ मिला हुआ होता है। तो ये क्या करती है, ये थ्रोट की तरफ चली जाती है, और जो एक्स्ट्रा साउंड वेव्स है ना उनको थ्रोट की तरफ निकाल देती है, ताकि ईयर ड्रम जो हम पढ़ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डेलिकेट मेम्ब्रेन है, अगर उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़े तो वो डैमेज हो सकता है, फट भी सकता है। आप अक्सर सुनते हो, कहा जाता है ना कि फलां का कान का पर्दा फट गया, या कान के अंदर कोई नुकीली चीज़ ना मारे, पर्दा फट जाएगा। तो इसलिए एयर प्रेशर के साथ भी बहुत ज़्यादा जो ऊंची आवाज़ है उसकी वजह से भी कान की ये जो पर्दे का फटने का खतरा, डैमेज का खतरा होता है। तो ये स्टेशन ट्यूब अल्लाह ताला ने हिफाजत के लिए बनाई हुई है कि जो एक्स्ट्रा वेव्स हैं या जो एक्स्ट्रा प्रेशर है हवा का, वो थ्रोट की तरफ निकल जाता है।
तो नॉर्मल हालात में भी यूस्टेशियन ट्यूब जो है वो एयर प्रेशर को ईयर ड्रम के ऊपर बैलेंस में रखती है, ताकि ईयर ड्रम जो है वो अपनी पोजीशन को बरकरार रख सके। उसके बाद एक और चीज़ जो कि हम मिडल ईयर में पढ़ते हैं वो है ओवल विंडो। ये जो ओवल विंडो है ये बिल्कुल जो एग्जैक्टली जो स्टेप्स है या स्टिरअप बोन है उसके साथ जुड़ी हुई होती है। ये देखें यहाँ पे ओवल विंडो शुरू होती है। अब ये वो जगह है जहाँ पे मिडल ईयर और इनर ईयर आपस में मिल रहे हैं। तो जब साउंड वेव जब यहाँ से पिना से आई हैं और उस ईयर ड्रम को वाइब्रेट किया, उसके साथ उन्होंने ऑसिकल्स यानी जो तीन बोन्स हैं उनको वाइब्रेट किया है, तो वहाँ से फिर ये जो वाइब्रेशन है ओवल विंडो के थ्रू इनर ईयर में चली जाएगी। तो यहाँ से फिर हमारा जो काम है वो तीसरे हिस्से का शुरू होता है, जिसको हम कहते हैं इनर ईयर। अच्छा, जो इनर ईयर है वो कान का सबसे सेंसिटिव पार्ट है, क्योंकि ये सबसे अंदर वाला हिस्सा है और ये वो जगह है जहाँ जहाँ पे ऑडिटरी रिसेप्टर जो है वो मौजूद होते हैं। अभी तक हमने देखा कि आवाज़ की लहरें जो हैं वो बाहर से आ रही हैं, कलेक्ट हो रही हैं, उसके बाद ट्रांसफॉर्म हो रही हैं और यहाँ पे आके जो है वो फिर सुनने का काम किया जाता है रिसेप्टर्स की वजह से। इसको रिसीवर कहते हैं। ये बिल्कुल जो है वो ओवल विंडो के आगे से शुरू हो जाता है। बताया था ना मैंने आपको पहले कि मिडल ईयर और इनर ईयर का जो दरमियानी हिस्सा जो जहाँ पे इनकी लिमिट होती है, बाउंड्री होती है, वो ओवल विंडो है। ये बिल्कुल स्टेप्स के साथ होती है, इसमें मेंशन नहीं की हुई लेकिन इस जगह पे ना करके कहाँ पे भी। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर जो इनर ईयर है उसके अंदर जो दो तीन पार्ट्स हैं उसमें सबसे पहले अगर हम देखें जो बिल्कुल इनके साथ जुड़ा हुआ है ये सेमी सर्कुलर कैनाल। तो सबसे पहला पार्ट इसका हमें जो देखने में नजर आता है वो ये। अब सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो बेसिकली इनका सुनने से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको शुरू में बताया था कि बॉडी के बैलेंस के लिए जो है वो कान के अंदर एक बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने मैकेनिज्म दिया हुआ है। तो ये वो वाला मैकेनिज्म है। ये इनके अंदर एक खास किस्म का फ्लूइड होता है और ये तीन होती हैं, जिनमें से आप देख रहे हैं कि दो जो है वो हॉरिजॉन्टल है और एक जो है वो वर्टिकल है। यानी दो जो है वो ज़रा लेटी हुई शक्ल की हैं और एक ज़रा खड़ी हुई शक्ल की है। अच्छा, अब इसका ये है कि ये हेयरिंग से तो इसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब कोई भी इंडिविजुअल जो है वो मूव करता है या हरकत करता है तो इन कैनाल्स के अंदर एक फ्लूइड होता है जो कि एक जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो जिसकी वजह से अगर ये यहाँ पे कान के हिस्से पे किसी जगह पे चोट लग जाए या कोई खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए और एक इंडिविजुअल जो है वो कान की साइड पे गिरे, ऐसे गिरे कि उसका कान ज़मीन पे लगा है, तो क्या होगा कि वो फ्लूइड एक साइड पे इकट्ठा हो जाएगा और इंडिविजुअल जो है वो इम्बैलेंस फील करेगा। और कि भाई उसका जो बैलेंस है, तवाज़न है, वो ख़राब हो गया है, डिजीनेस फील करेगा। और जो है वो जब तक ये जो फ्लूइड है वो अपनी जगह पे प्रॉपर वापस नहीं आ सकता, तब तक इंडिविजुअल जो है वो उसकी डिजीनेस और उसका जो इम्बैलेंस है वो बरकरार रहेगा। दूसरे नंबर पे जो इसमें पार्ट आ रहा है जो हम देखते हैं वो है, जो मेन पार्ट है वो है कोकलिया। इसकी भी शेप आप देख रहे हैं जैसे शेल की एक शेप है, जिसको उर्दू में हम घूंगा कहते हैं। समुंदरी आपने देखे होंगे ना, जो हम लोग ज्वेलरी भी पहनते हैं इनकी, और इस तरह से सिपियों की शक्ल की। तो ये एक घोंगे की शक्ल का या शेल की शक्ल का एक जो है वो स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर जो है वो कोकलिया के साथ ये जो ओवल विंडो है वो जुड़ी हुई है। ठीक है, और इसके अंदर एक सुराख होता है छोटा सा, जिसको राउंड विंडो कहते हैं। अच्छा, जो ऑडिटरी रिसेप्टर्स हैं वो भी ये कोक्लिया के अंदर मौजूद होते हैं और उसके साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स और नर्व्स जो हैं वो भी मौजूद होती हैं। अब होता ये है कि जब अब ये स्टिरअप बोन जो है या ये जो स्टेप्स है जब ये वाइब्रेट करती है तो यहाँ से ओवल विंडो के थ्रू ये वाइब्रेशन कोक्लिया तक पहुँचती है। अब कोक्लिया के बारे में ये कहा जाता है कि इसके अंदर जो है जो फ्लूइड है, केमिकल फ्लूइड है, उसके अंदर ऐसी चेंजेस पैदा होती हैं कि जो कि न्यूरॉन्स को या नर्व्स को जो है वो नर्व्स के ज़रिए ट्रांसफ़र होके तो हमारे दिमाग के उस हिस्से में जाती हैं, जिसको हम टेम्पोरल लोब कहते हैं, जहाँ पे हम हमारा हियरिंग का काम हो रहा होता है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो नर्व्स के ज़रिए
ये जो कोखलिया है इसके कुछ हिस्से जो हैं वो किसी ख़ास किस्म की फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, कुछ हिस्से किसी और फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। यानी इसके अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जो कि मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी रखने वाली साउंड वेव्स को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस के जोन सी भी जो है वो फ्रीक्वेंसी की लहरों को वो डिटेक्ट कर रहे हैं। प्रोसेस क्या होता है, ऑडिटरी प्रोसेस सारा वो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो वाइब्रेशंस हैं, वाइब्रेशंस एक्ट एज स्टिमुलाई, कि कोई भी किसी की भी किस्म की वाइब्रेशन एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है या हो रही है, नज़र आ रही है, क्योंकि कोई हिट हो रहा है, कोई बोल रहा है, कोई कुछ किसी भी किस्म की, तो वो वाइब्रेशन जो है वो स्टिमुलाई का काम करते हैं। फिर जो रिसेप्टर्स हैं वो कैच करते हैं इन वाइब्रेशन। अच्छा, रिसेप्टर्स कैच करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि रिसेप्टर जो हैं और केमिकल चेंजेस पैदा होती हैं। फिर जो केमिकल चेंजेस डिफरेंट वाइब्रेशन की वजह से कान के अंदर पैदा होना शुरू हो गई है। उसके बाद क्या होता है कि जो नर्व सिग्नल्स हैं वो पैदा होते हैं, और ये नर्व सिग्नल जो हैं वो फिर नर्व्स के ज़रिए, नर्व सिग्नल्स या जिनको हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी कहते हैं, हमने पढ़ा था ना कि जो असवी लहर है या जो हमारे नर्व इम्पल्स है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में होती है। और फिर इन जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को जो है वो पहुंचा दिया जाता है टू द ब्रेन। और ब्रेन का भी आपको पता है कौन सा हिस्सा, टेम्पोरल। तो यहाँ पे जो है वो, बल्कि यहाँ पे हम इसको ट्रांसफर टू द ब्रेन कहेंगे, क्योंकि इसके लिए जो प्रॉपर वर्ड हम यूज़ करेंगे कि जो सिग्नल्स हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ब्रेन की तरफ। तो इस तरह से जो है हियरिंग का प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है। इसके अलावा इसमें एक दो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको और बता दूं कि ये इसके अंदर जो कोखलिया है, कोखलिया के अंदर कुछ ये ट्यूब्स आपको नज़र आ रही हैं। आगे जाकर मैं आपको दोबारा बताती हूँ। ये वेस्टिब्यूलर नर्व्स हैं, ऑडिटरी नर्व्स हैं, ये जो है ये इनर ईयर के अंदर ये वाली जो ट्यूब्स या ये नालियाँ जो है ये मौजूद होती हैं, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो ऑडिटरी प्रोसेस हैं उनको कंप्लीट करने का काम करती हैं। तो ये हमारा जो था वो ईयर का पूरा एक स्ट्रक्चर था और एक फंक्शन था, और ये जो है आंख के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ये आसान है। और आपने देखा कि किस तरह से जो है वो आउटर ईयर से साउंड वेव्स कलेक्ट होती हैं, मिडल ईयर तक पहुंचती हैं, और ये सारा काम वाइब्रेशन की फॉर्म में हो रहा होता है। और उसके बाद आगे इन्हीं वाइब्रेशन को जब कोक्लिया तक ये पहुंच जाती हैं जहाँ पे ऑडिटरी रिसेप्टर्स हैं, तो हम आवाज़ों को सुनते हैं, डिटेक्ट करते हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि वो आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसी 30 साइकिल पर सेकंड से कम है, उनको ह्यूमन ईयर जो डिटेक्ट नहीं कर सकता, और जो 20,000 से ऊपर है उसके वो उससे कान के डैमेज होने का आता है। तो ये था हमारा आज का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ईयर, और किस तरह से ऑडिटरी प्रोसेस जो है वो चलता है। होपफुली आपको ये समझ आएगा, आपकी हेल्प करेगा। तो ऐसा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।